तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और एसएससी सीजीएल एग्जाम का 6 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे 100% जो है करेक्ट आंसर के साथ आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप लोग जरूर बने रहें। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो है बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग? ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुमन बेरी। और ये किसकी जगह पे अपॉइंट हुई हैं? तो ये राजीव कुमार जो है इनकी जगह पे सुमन बेरी को जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें नीति आयोग के सीईओ की तो ये है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, तो पीएम मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग कहाँ से आया? तो योजना आयोग का जो है मॉडिफाइड रूप क्या है? नीति आयोग है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों का नीति आयोग से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? ठीक है, जिसको हम धोवन सोडा भी कहते हैं, तो धोवन सोडा का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो वॉशिंग सोडा एक रासायनिक यौगिक है जिसका फार्मूला क्या होता है? Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 इसका फार्मूला होता है। और इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट के रूप में भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, जल की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो इसको हम धोवन सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। फार्मूला क्या है? Na2CO3। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल यौगिक यानी रासायनिक यौगिक के जो है सामान्य नाम और केमिकल फार्मूला हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, फिर यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaClO का होल ट्वाइस। ठीक है, कास्टिक सोडा की बात करें तो ये होता है NaOH। और धोवन सोडा की बात करें तो Na2CO3.10H2O। ठीक है, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपका CO2। ठीक है, इसको हम ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉपर सल्फेट यानी नीलत होता है, इसको हम कहते हैं CuSO4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड सभी को जानते हैं कि ये जो होता है H2SO4। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP जो घरों में यूज़ किया जाता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। ठीक है, जिप्सम का क्या फार्मूला होता है? CaSO4.2H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कास्टिक चूना, इसका क्या फार्मूला होता है? CaOH का होल ट्वाइस। और सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो ये होता है NaNO3। ठीक है, नेक्स्ट सीरा जिसको कहते हैं वो होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका फार्मूला क्या होता है? KNO3। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका HCl। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोगों के लिए। केमिकल एलिमेंट और उनके जो नाम हैं, जिस नाम से हम जानते हैं, उनका फार्मूला यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अवार्ड वाज गिवन टू यामिनी कृष्णमूर्ति? ठीक है, इन 2016। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है उनके नृत्य करियर में उन्हें पद्मश्री 1968 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, और पद्म भूषण जो है उनको मिला था 2001 में। और पद्म विभूषण की बात करें तो ये 2016 में इनको मिला है। ठीक है, और भी कई पुरस्कार इनको मिला है जो भारत गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उन्हें 8 मार्च 2014 को जो है महिला दिवस के अवसर पर नायिका उत्कृष्ट व्यक्तित्व में संभावी स्कूल ऑफ डांस द्वारा नाट्य शास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर हो जाएगा? 2016 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो यहाँ पे देखिए पद्म विभूषण जो है 2016 में इनको मिला है। ठीक है, तो अवार्ड से पुराने क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इनको प्रिपेयर करिए। और यामिनी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्य से जो है रिलेटेड हैं। ठीक है, नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं, दोनों नृत्य जो है ये कर लेती हैं। ठीक है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर देयर इन आर्टिकल 19? ठीक है, आर्टिकल 19 में कितने तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है? ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 तरह की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है? बोलने की आज़ादी। 19A में है बोलने की आज़ादी। और 19B में सभा की आज़ादी। 19C में जो है संघ बनाने की आज़ादी। और 19D में पूरे देश में आने जाने की आज़ादी। और 19E में क्या है? पूरे देश में बसने की या फिर रहने की आज़ादी है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस सुनंदा नायर इज़ रिलेटेड टू? सुनंदा नायर जो है किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये किस नृत्य से संबंधित है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। उनका जन्म जो है मुंबई में हुआ था। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डांस देख लेते हैं और उनका जो है किस स्टेट से रिलेटेड है, और जो है प्रसिद्ध जो है जो पात्र हैं उन डांस से रिलेटेड वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का फोक डांस है। और ई कृष्ण अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुणडेल से ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। और प्रसिद्ध प्रस्तावक कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथ, पद्मा सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, कुचिपुड़ी की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और बाला सरस्वती रागिनी देवी इसके जो है इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी, ये सब रिलेटेड है किससे, कुचिपुड़ी से, ठीक है। कथकली की बात करें तो ये केरल का जो है फोक डांस है, और वीएन मेनन इससे रिलेटेड है। गुरुकुंच कुरूप, गोपीनाथ कोटकल, शिवरामन, रीता गांगुली, ठीक है, ये पात्र जो है इनसे रिलेटेड है। ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा का ये जो फोक डांस है इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फैब्री, ठीक है। गुरु पंकज चरण दास, केलू चरण महापात्र, ठीक, केलू चरण महापात्र पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक शिफ्ट में एसएससी सीजीएल में ही, ठीक है। सोनल मानसिंह और शेरोन लोवेन और मारियाला बारवी, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डांस हैं, आप लोग याद रख लीजिए क्योंकि कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड किससे संबंधित है, तो जब किसी खिलाड़ी को ब्लैक कार्ड मिलता है तो खिलाड़ी पूरी चैंपियनशिप या फिर टूर्नामेंट के लिए अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जनगणना से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जा रहा है, कुछ भी, चाहे लिटरेसी की बात कर लें, चाहे लिंग अनुपात की बात करें, जनसंख्या की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात क्या रहा था, ठीक है। तो 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात कितना था, 927 था। इसका मतलब क्या है, 1000 मेल चाइल्ड पे कितने 927 जो है फीमेल चाइल्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना में ये घटकर कितना हो गया, 919 हो गया, मतलब 1000 मेल चाइल्ड पे कितने 919 फीमेल चाइल्ड केवल रह गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका 2001 की जनगणना से और 2011 की जनगणना से, ठीक है। नेक्स्ट, मैंगो सावर्स रिलेटेड टू विच स्टेट, मैंगो सावर जो होता है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, आम्र वर्षा कौन से राज्य में होती है, तो ये होता है केरल में और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा को हम क्या कहते हैं, आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसीज़, कानून और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन है ये, कार्यपालिका, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्यपालिका जिम्मेदार है उसके लिए। नेक्स्ट क्या है, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला को किस आयोग का जो है सदस्य नियुक्त किया गया, तो यूपीएससी, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया गया, राज शुक्ला को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूपीएससी, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूपीएससी का जो है इन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्या है, राग और लय निर्माण में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो 4 ऑप्शन था, उनमें से एक तानसेन था, तो तानसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राग और लय निर्माण में जो है महत्वपूर्ण योगदान किसका था, वो तानसेन का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मेटल इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का अच्छा सुचालक नहीं है। तो अगर हम बात करें सुचालक की, कंडक्टर की, तो सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर का, ठीक है, फिर कॉपर होता है, फिर एल्युमिनियम आता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा कंडक्टर होते हैं, नंबर 1 पे सिल्वर है, चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम आपका होता है, ठीक है। और कुचालक की बात करें तो रबर जो है आपका एक इंसुलेटर है, जैसे सूखी लकड़ी है वो भी इंसुलेटर है। तो इसमें क्या है कि रबर बीइंग एन इंसुलेटर इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर, यानी कि ये सुचालक नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, तो अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं की पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके, ठीक है। उस समय जो कौन था, वो लिप्टन भारत का वायसराय था, ठीक है। लाड लगाना छोड़ दिया जाए, ठीक है, इनके सामने लाड मत लगाइए, ठीक है। लिप्टन भारत का वायसराय था। और अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए 1881 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन ने निरस्त कर दिया था, ठीक है। रिपन ने इसको जो है निरस्त कर दिया था 1881 में। लगाया कब गया था, 1878 में, 1881 में जो है इसको निरस्त कर दिया गया था। अब बात आती है सरोजनी नायडू की। सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी, तो वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ठीक है। अगर ये लिखा गया था कि भारतीय महिला, अगर भारतीय महिला नहीं रहता तो इसका आंसर हो जाता है एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू थी, ठीक है। और ये जो है 1925 में कानपुर अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी एक बार। और मैं आपको बता दूं, अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात करता हूँ तो इसका आंसर हो जाता है एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये कौन हो जाएंगी, सरोजनी नायडू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उन्हें कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्या है, उन्हें जो है भारत कोकिला भी कहा जाता था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन कवर एरिया आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन कवर एरिया कितना होता है, ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण रणनीति 2002 के प्रावधान के अनुसार एक ESZ यानी इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन एक संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए संरक्षित क्षेत्र है तो इसके हर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तक जो है ESZ संरक्षित क्षेत्र बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ प्लेट्यू यानी पठार का क्या डेफिनेशन है। तो धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचाई पर होता है, ठीक है, और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है वो पठार कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो एक विशिष्ट ऊंचाई पर होता है और ये क्या होता है फ्लैट होता है, चौड़ा और सपाट होता है, उसको हम क्या कहते हैं पठार कहते हैं और पठारी प्लेट्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, व्हाट वाज कॉल्ड द अपर एंड लोअर टाउन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का अपर और लोअर टाउन क्या कहलाता था। तो हड़प्पा के शहरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक हिस्सा छोटा और ज़मीन से ऊपर उठा हुआ जिसे गढ़ यानी सिटाडेल कहा जाता था और दूसरे बड़े को जो है निचला शहर कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति 1966 से 72 के पहले चरण के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की उच्च उपज देने वाली किस्मों को पेश किया गया था, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब के खेतों में जो है उच्च उपज वाले बीजों की शुरुआत करके जो है हरित क्रांति का मुख्य रूप से हरित क्रांति को जो है शुरू किया गया है। तो हरित क्रांति का क्या मतलब होता है, खाद्यान्न उत्पादन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है। राष्ट्रीय आय के संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कई ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था, यह सिर्फ राष्ट्र के आय को ही दर्शाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। रबी क्रॉप्स आपसे पूछा गया। तो रबी की फसल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। रबी की जो फसल होती है सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती है। वो करेंटली ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक सिप में और भी पूछा गया था कि रबी की फसल कौन कौन सी है। तो ठीक है, उदाहरण के तौर पर गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं, जो कि अभी करेंटली बोई जा रही हैं। वो हैं आपकी रबी की फसल, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके 6 दिसंबर को जो है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे और ये क्वेश्चंस 100% करेक्ट हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।